नमस्कार, विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में बहुत स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की पहले तो सदस्य रहीं, लेकिन अभी नई जिम्मेदारी इन्हें मिली है और बाल संरक्षण आयोग का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। तो बहुत स्वागत करिए, हमारे साथ है डॉक्टर निवेदिता शर्मा जी। बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदिता जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि राजनीति में भारतीय महिलाएं जो होती हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि उन्हें कहा जाए कि राजनीति का रास्ता अपनाएं, लेकिन आपने एक पारिवारिक जीवन में रहते हुए उन जिम्मेदारियों को भी निभाते हुए राजनीति में भी अपनी सक्रियता लगातार बना के रखी है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मुझे नहीं लगा था कि आप पहला सवाल ऐसा पूछेंगे मुझसे। मैं राजनीतिक रूप से तो सक्रिय नहीं हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप से हमेशा कार्य करती रही हूँ। और जब से मैं अपने महाविद्यालय में प्रवेश किया, तब से मैंने केवल समाज के लिए काम करने की कोशिश की अपनी शिक्षा के साथ में। और कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी राजनीतिक लाभ के लिए आई हूँ। पर चूंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो कुर्सी के इस ओर बैठ के किसी को क्या कहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाना तो बड़ा आसान काम होता है कि व्यक्ति अपना काम नहीं कर रहा है, पर उस कुर्सी पर बैठ के हम अपने कर्तव्यों का कितना निर्वहन कर सकते हैं। तो एक मेरे मन में था कि मैं इस सिस्टम को जानूं और ये काम कैसे करता है और क्या वास्तव में इसमें कई चुनौतियां होती हैं क्या, और अगर है तो उनका समस्याओं का समाधान देकर कैसे उदाहरण करूं, प्रस्तुत करूं समाज को। ये मेरा एक प्रयास रहा। तो मैंने सबसे पहले इस क्षेत्र में आने के लिए आयोग में नहीं आई, मैं उसके पहले मैं बाल कल्याण समिति भोपाल की सदस्य रही। शुरुआत वहीं से होती है। बच्चों के लिए अगर किसी सिस्टम के हम कहें कि एक प्रशासनिक से अलग और सामाजिक सरोकार के रूप में जिसमें कि संवैधानिक व्यवस्था की गई, तो वो बाल कल्याण समिति है। तो सबसे पहले बाल कल्याण समिति भोपाल की सदस्य के रूप में मैंने काम किया, फिर आयोग में सदस्य के रूप में काम किया। किसी को मेरा काम अच्छा लगा, सरकार को अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लगा, इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। और मेरी कोई ऐसी महती आकांक्षा नहीं है कि मेरे को कभी कोई राजनीतिक पद मिलेगा। तो इसलिए मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हूँ। हाँ, राजनीतिक नहीं, हर एक क्षेत्र में महिला के लिए काम करना बहुत कठिन है। क्या चुनौतियाँ हैं? बहुत सारी चुनौतियाँ होती है। जैसे मैं कहूँ कि ऑफिस से ना अगर कोई अध्यक्ष होता यहाँ पर तो शायद कई सारे लोगों से मिलने चला जाता, पर मेरे पास एक जिम्मेदारी होती है कि मैं वापस अपने घर पहुंचूं, पहले अपने बच्चों को देखूं उन्होंने क्या पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि उनके भविष्य की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। तो एक परिवार, तो मैं पर ये काम कैसे करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरा सहयोग है, मेरे पति का सहयोग है, मेरे परिवार का सहयोग है, चाहे ससुराल पक्ष हो, मेरा मायका पक्ष हो। तो परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपके साथ परिवार की ताकत है, उस दिन समाज और सब तो आपके साथ वैसे ही जुड़। तो अब सब ठीक मैनेज हो रहा है, दोनों पक्षों का सहयोग आपको मिल रहा है, बिल्कुल, तभी आप कर पा रही हैं और अब तो बड़ी जिम्मेदारी आपके पास। बिल्कुल, और इसीलिए मैं यहाँ बैठी भी हूँ और अपना पूरा समय देती हूँ, आयोग में जाके भी समय देती हूँ। कहीं पहले सदस्य के रूप में भी जब भी निरीक्षण करना हुआ, मेरे बीच में कोई बाधा नहीं बना कि मेरे को जाना है और मैं किसी कारणवश ना जाऊं। जब, और खासतौर पे जब बच्चों को जरूरत है तो शायद ही कोई मेरे को रोक पाता है कि मैं जा पाऊं, ना जा पाऊं। लेकिन अब आपके पास जिम्मेदारी सिर्फ अपने बच्चों की नहीं है, पूरे प्रदेश के बच्चों की है। हाँ, तो वो भी आपसे आस लगाए बैठे हैं। ये तो मैं 2017 से कर रही हूँ बच्चों के साथ में। और मेरे बच्चे भी, मेरे को ये लगा कि मैं काम कर रही हूँ इसलिए मेरे बच्चे भी इसके प्रति बड़े संवेदनशील है वो बच्चे। लोगों को लगता है 18 साल से कम उम्र के हैं, पर मेरे को अच्छा लगता है कि उनकी भी जो समझ है वो बहुत अच्छी विकसित हो रही है। और जो हम समाज से अपेक्षा करते हैं कि समाज में वो संस्कार आए, संवेदनशीलता है, तो मेरे बच्चों में भी वो संवेदनशीलता आज से है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको बड़े होकर कोई चीज़ पढ़ानी पड़ेगी या सिखानी पड़ेगी। और जो मैं समाज से अपेक्षा करती हूँ, मुझे मेरे घर में देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश के बच्चों को अब कैसे संरक्षित करने के लिए, कैसे ये तय होगा कि मध्य प्रदेश बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है, इस दिशा में क्या प्लान है आपका, किस तरीके से काम करेंगे? मध्य प्रदेश बालकों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान बने, इसके लिए देखिए सरकार तो अपनी योजनाएं बनाती है, और ऐसा नहीं है कि ना योजना है ना बजट है, बजट भी पर्याप्त है और योजनाएं भी पर्याप्त है। जरूरत इस चीज की कि उसको वास्तविकता के धरातल पर कैसे लेके आएंगे, और इसी को ध्यान में रखते आयोगों का गठन किया गया है। अगर बाल आयोग का गठन किया गया है
तो कोई मॉनिटरिंग बॉडी के रूप में गठित किया गया है, दंडात्मक रूप में नहीं किया गया। हम किसी को दंड नहीं दे सकते, हम मॉनिटरिंग करके कि योजना ठीक ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है, और कोई अच्छी पॉलिसी बना के उसके लिए अनुशंसा करना, कहीं पर लूप होल है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आज हम सब लोग पॉक्सो की बात करते हैं, तो पॉक्सो में अपराधी को सजा हो जाए, यहाँ तक तो सब हल्ला मचाते हैं, अपराधी को सजा भी हो गई, पर क्या कोई ये प्रश्न उठाता है कि पीड़िता का क्या हुआ? तो पीड़िता का, हाँ, पीड़िता का पुनर्वास बहुत जरूरी है, और आयोग उसी भूमिका में काम करता है। तो आयोग को तो ये ज्ञात है कि हमको क्या काम करना है। तो बिल्कुल अगर कोई भी इस तरीके का पीड़ित है, जिसके लिए हम बिल्कुल कटिबद्ध है कि उस बच्ची का पूरा पुनर्वास हो, बालक हो बालिका हो, दोनों का ही, क्योंकि लैंगिक शोषण केवल बालिकाओं के साथ नहीं होता, बालकों के साथ भी उतना ही होता है। बस ये है कि रिपोर्ट ना के बराबर होता है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि कानून अपना काम करेगा, कानून अपराधी को सजा देगा, पर आयोग क्या करेगा? आयोग की शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, उसका विक्टिम कंपनसेशन उसको मिला कि नहीं मिला, इसके लिए आयोग काम करेगा। शिक्षा है, आरटी कानून आपने बना दिया, काम कर रहा है, आप बजट दे रहे, पर उस निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का परिपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये काम आयोग को करना है। कि और दूर दराज के इलाकों में योजनाएं बिल्कुल पहुंच जाएं। अगर पहुंची हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ना पहुंची हैं तो उसको पहुंचाने का प्रयास आयोग अपनी तरफ से पूरा करेगा। तो आयोग भी क्या समय समय पे अपने सर्वे कराता है? भाई सरकारी आंकड़े तो ठीक है, लेकिन आयोग की भी एक जिम्मेदारी है कि वो इस बात का पता लगाए कि कितने बाल श्रम हो रहे हैं, बाल श्रम कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे बाल विवाह कराया जा रहा है, ये तमाम जिम्मेदारियां हैं। आयोग सर्वे तो नहीं कराता है, पर आयोग जैसे समय समय पर अनुशंसाएं करता है। जैसे बाल श्रम है, तो अभी 12 जून को आने वाला है, बाल श्रम प्रतिषेध वो दिवस मनाएंगे। तो केवल एक दिवस मनाना है कि उसमें कोई योजना बननी चाहिए? तो अभी जैसे हमने एक प्लान किया है भोपाल में, एक स्टेक होल्डर्स की मीटिंग करके, कि हम इसमें यहाँ पे कुछ है ना वल्नरेबल क्षेत्र चिन्हित करें, एटलीस्ट भोपाल में कुछ चिन्हित करें जहाँ से कि बच्चे मजदूरी में लगे हुए हैं, और उनको चिन्हित करके उनको विद्यालय में पहुंचाने का प्रयास करना है। कैसे भी उनके दस्तावेज पूरे नहीं है तो दस्तावेज पूरे करें। आर्थिक समस्या अगर परिवार को है तो परिवार का रिहेबिलिटेशन हमको करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए और योजनाओं का सहयोग लेना पड़े। दूसरा, जो आयोग है वो या तो शिकायतों पे काम करता है, बिल्कुल, कि कोई शिकायत हुई है, या आप लोग जो सुझाव पे काम करता है। न्यूज़ जो चला देते हैं उस पे भी काम करता है आयोग, उसको भी अपने संज्ञान में लेता है। या कभी कभी कुछ एनजीओज है जो सर्वे करती हैं। लास्ट टाइम हमारे पास एक विदिशा से सर्वे रिपोर्ट आई थी, धात्री एक संस्था है, उसने सर्वे दिया था, तो उसने हमको विदिशा के कुछ स्कूल, आंगनबाड़ी, इनके बारे में हमें दिया, तो उसने मोटा मोटी दिया। तो हमने कहा नहीं, आप हमको चिन्हित करके दीजिए कि किस विद्यालय में क्या कमी है, किस आंगनबाड़ी में क्या कमी, तभी तो हम काम कर पाएंगे ना। हमको जब पता ही नहीं है कहाँ क्या पहुंचाना है तो हम कैसे करेंगे? तो फिर हमने किया, शासन ने उसके लिए प्रस्तावित किया और सारी योजनाएं वहां पे लागू की, जो भी कमी थी वो पूरी की। तो ये काम आयोग इसी तरीके से काम करता है। सर्वे का काम आयोग नहीं कराता। सर्वे के लिए हम केवल इतना करते हैं कि विभाग को एक पत्र जारी करते कि भाई हमको इससे संबंधित डाटा चाहिए, आप डाटा लाके दीजिए, क्योंकि वही प्रमाणित डाटा होगा और उस डाटा से ये निर्धारित होगा कि आगे की योजनाओं को सुधारने के लिए क्या काम करना है और जो योजना है उसको पूर्ण करने में क्या काम करना है। नहीं, लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि शोषण सिर्फ बच्चियों का हो रहा है, बच्चों का भी हो रहा है। ठीक वैसे ही सरकारें भी जब योजना बनाती हैं, काम करती हैं, तो बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, इनके बारे में ज़्यादा सोचती है, बजाय कि उन बच्चों के भी बारे में सोचे। आज भी ऐसी कितनी जगह हैं मध्य प्रदेश में जहाँ देखिए छोटू और छुटकी काम करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पे आप चले जाइए तो आपको लोग भीख मांगते मिल जाएंगे। इन सब चीज़ों को कैसे ख़त्म करेंगे? कब हमारे ये ट्रैफिक सिग्नल, ये वो बच्चे जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, आज भी उसे पेशा और जीवन यापन का तरीका मानते हैं? जी, देखिए, पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर करूं कि ये हम लोग सोचते हैं कि योजनाएं बालिकाओं के लिए, कुछ योजनाओं को, आप लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर रहे होंगे, बाद बाकी आप सारी योजनाएं उठा के देखिए, वो सब बालक और बालिका दोनों के लिए हैं। हम उसका उपयोग नहीं करते क्योंकि वो बराबर से सबके लिए या है। फोकस फिर सिर्फ उन पे रहता है। हाँ, वो क्या है, हम कहें कि एक ना इशू बनाने का काम है। एक सेंसिटिव विषय क्या है, बालिका है, महिला है, बालक के साथ शोषण हो रहा है तो हमारा किसी का ध्यान नहीं होता है। वो
खुद ही शिकायत करने नहीं जाता, क्योंकि उसके ऊपर ही इतना सारा भाव और पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर लाद दिया जाता है कि वो खुद ही सोच लेता है कि मैं कैसे शिकायत करने जाऊं। कोई मेरी सुनेगा क्या? माता पिता सुनना नहीं चाहते। कोई किसी से कहो तो बोलते हैं, ये मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ, कभी कहा रिपोर्ट करने के लिए तो कहा गया ये साबित कैसे होगा। तो ये सारी चीजें दिक्कतें सामने आती है। बाद बाकी आप चाहे कोई से भी बच्चों से संबंधित जितने भी एक्ट है वो बिना किसी लिंग के आपका वो क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। आपको लड़का और लड़की, बालक और बालिका, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। जो योजनाएं लड़कियों के लिए हैं वो योजनाएं लड़कों के लिए भी हैं। चाहे आप स्पॉन्सरशिप हो, फोस्टर केयर हो, आरटी हो, पॉक्सो हो, एवरीथिंग, कुछ भी हो, वो सारे दोनों लोगों के लिए। और रही बात आपकी बाल श्रम वाली बात, तो मैं फिर एक बात कहती हूँ, कानून से सरकारें चलती है। 30,000 बच्चे बीते वर्ष में मुक्त कराए गए हैं बाल श्रम से। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बाल श्रम करा कौन रहा है? आप कानून बना रहे हैं, कानून सरकारें बनाती हैं, समाज सरकार नहीं चलाता, समाज आप और हम जैसे लोग चलाते हैं। तो इसलिए नैतिकता की भी जिम्मेदारी है कि आप और हमको भी तय करना पड़ेगा कि नियम जो लागू है, अगर सड़क पे ना हेलमेट लगा के गाड़ी चलाना है तो या आपको और मेरे को तय करना है। ट्रैफिक सिग्नल वाला तो केवल चालान काट सकता है ना, दंड दे हाँ, सकता है आपको। पर ये सीखना तो हमको है ना। हम कब तक सरकारों के भरोसे बैठेंगे कि सरकार ही सब कुछ करे? हमारे घर में अगर कोई चोर घुस रहा है तो 100 डायल तो बाद में करेंगे ना, पहले सुरक्षा के इंतजाम तो हमको करने हैं। आत्म प्रशिक्षण, आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण तो हमको लेना। तो ऐसा ही है कि जो आप लेबर का जो काम करा रहे हो उसको भी तो ये सीखना पड़ेगा कि ये छुटकू और छुटकी मेरे छुटकू और छुटकी जैसे हैं, इनको स्कूल में जाने का अधिकार है। हाँ, माँ बाप की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकारों की है, जितनी आयोगों की है। भाई ठीक है, लेकिन आपको अपनी बात तो पहुंचानी पड़ेगी। लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में एक बड़ी समस्या है, औसतन 2 बाल विवाह रोज हो रहे हैं। इनको रोकने के लिए क्या प्लान है, या आपने अपनी प्रायोरिटी में कौन सा वो काम लिया है बाल संरक्षण के तहत आने वाले काम जिसको आप प्रायोरिटी में करना चाहती हैं? सदस्य भी रही, आपने बहुत करीब से देखा है, एक माँ होने के नाते भी, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी, और अब एक जिम्मेदार पद पे होने के नाते भी। देखिए, बाल विवाह बहुत चैलेंजेबल चीज़ है। विवाह फिर भी रिपोर्ट होता है, निकाह नहीं रिपोर्ट होता। मैं आपके मंच से कह रही हूँ, ठीक बात। मैंने इतने केस देखे, कहीं पे बाल निकाह रोकने के लिए कोई नहीं आता। और होते हैं। और बाल विवाह रोकने के लिए जो प्रयास होते हैं वो केवल एक अक्षय तृतीया के दिन होते हैं, बाद बाकी नहीं होते। उसके लिए जरूरत है ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित करने की, लड़की हो या लड़का हो, उसको चिन्हित करने की जरूरत है कि वो बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया, कहीं पर से ड्रॉप आउट हुआ है। दूसरा, क्या वास्तव परिवार में उसकी क्या स्थिति है। आज भी आप ये देखिए कि माता पिता ये सोचते हैं कि लड़की किसी दूसरे के घर चली जाएगी तो मेरे घर में एक खाने वाला कम हो जाएगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो इसका भी हमको एक सर्वे कराना पड़ेगा कि जब ऐसे कोई बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं स्कूल से तो उसका कोई ऐसा सर्वे कराया जाए कि उसके कारण क्या है। तो कम से कम बच्चे को खाना पीना, रोटी कपड़ा और मकान ये तो हम मुहैया करा दें। और तीसरी जो बात है कि बच्चों के जो ड्रॉप आउट होने का कारण है, एक माता पिता का खुद का श्रम करना और इधर उधर घूमना। लेकिन सरकारें तो इतना कुछ कर रही हैं, आपको पैदा होने से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, विवाह कराने से लेकर के, सब कुछ तो दे रही हैं। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि योजनाएं हैं, बजट है, पर नीचे कहाँ पहुंच रही है? आप उपयोग नहीं कर पा रहे हो, नीचे आप पहुंचा नहीं पा रहे, लोगों को पता ही नहीं है। तो अभी आयोग एक इनिशिएट करने जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा क्योंकि वो भी एक सरकारी प्रक्रिया है। हम अपने पोर्टल पे सारी योजनाओं को डालने वाले हैं। जो कोई जिसको जो योजना जाननी है, बच्चों से संबंधित कोई भी योजना, वो उस योजना को वहाँ उसका समराइज है और उस पर लिंक है कि उसका आवेदन कैसे करना है। ये उसको हमारे पोर्टल पे मिलेगा, तो आप आवेदन करिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। दूसरा, उसका जन जागरण जरूर करना पड़ेगा कि मान लीजिए आप बच्ची के लिए इतने चिंतित हैं कि उसकी शादी करनी है, तो आपके पास लाडली लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। अब लाडली लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन हो गया, अगला उसका है कि उसकी शिक्षा कंटिन्यू रहनी चाहिए 18 साल तक, तभी उसको लाभ मिलेगा। और पर हो क्या रहा है, स्कूल नहीं मिला उसको 8वीं के बाद का। अशोकनगर में एक मुल्लाखेड़ी जगह, वहाँ मेरा इंस्पेक्शन हुआ तो मुझे पता पड़ा 2 लाडली लक्ष्मी योजना के अकाउंट फ्रीज हो गए। यानी सरकार ने कितनी मेहनत की उसको खोलने के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कितनी की, उसमें पैसा डिपॉजिट करना, उसको 6वीं और 8वीं में पैसा भी मिला, बट उसके बाद में स्कूल नहीं है। तो ये एक समस्या है। तो समस्या
का समाधान कहाँ पर है आप? ये तो है, लेकिन अभी सबसे जो मौजूदा समस्या है वो है बच्चे जो है वो एकदम से नशे की तरफ जा रहे हैं और नशे के साथ अपराध की तरफ जा रहे हैं, और सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा कारण है, इनको मिसगाइड कर रहा है। इसके लिए क्या प्लान है अपने पास? इसको कैसे रोकेंगे? बच्चों को कैसे नशे की गिरफ्त से बाहर ले आएंगे? कैसे उन्हें अपराध करने से रोकेंगे? और कैसे सोशल मीडिया की जो गंदी लत है उससे उसको बाहर निकालेंगे? एक तो जो भी नशे के सामान है उसको बैन करने के लिए पहले भी कई कलेक्टर्स वगैरह ने लिखा हुआ है, तो आयोग भी इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि हम इसको तो रोकने का प्रयास करें कि किसी भी बच्चे को, जैसे थिनर है, थिनर भी ना अरे दें। आजकल तो मेडिकल नशा है, विंध्य प्रदेश में चले जाइए, वहां का बच्चा कोरेक्स के गिरफ्त में है, मतलब और हमको कोरेक्स मिलता नहीं है बिना उसके, बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिना डॉक्टर के। प्रिस्क्रिप्शन के हमको मिलेगा नहीं। नहीं। तो इसका रिकॉर्ड रखना कि भाई आप किसी बच्चे को मिला है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि कहाँ से मिला है। दूसरा, ये जो एक समस्या है बाल कल्याण समिति के समय से मैं देखती आ रही हूँ, एक बच्चों के लिए नशा मुक्ति केंद्र भी स्थापित होने चाहिए। बाल सुधार गृह में इस तरीके की? नहीं, बाल सुधार गृह में नहीं रख सकते आप, इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि वो बहुत हाइपर होते हैं। उनको अगर नशा नहीं मिलेगा तो वो बहुत एग्रेसिव मोड में चले जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो अपने को भी क्षति पहुंचा लेते हैं, स्टाफ है और भी बच्चे हैं। तो इसके लिए अलग से नशा मुक्ति केंद्र हमको खोलने पड़ेंगे बच्चों के लिए, या जो नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं उनसे ये एक अपील करनी पड़ेगी। जैसे हमने गुना में कहा मन एक नशा मुक्ति केंद्र, हमने उनसे कहा आप 2 कमरे से बच्चों के लिए रख दीजिए, परमानेंट बच्चे नहीं रखने, हमें सिर्फ बच्चों को नशे की आदत से बाहर निकालना, फिर उसको ले जाके कहीं छात्रावास में रखवा के उसकी पढ़ाई चालू करवाना, ये हमारा काम है और ये हम बिल्कुल करेंगे। पिछले साल मैं नहीं कर पाई इतना, इस बार मैं कोशिश करूंगी कि आपको 3 साल में कुछ परिणाम दे के रहूं कि हाँ नशा मुक्ति पे कोई काम किया जा सकता है। अच्छा निवेदिता जी, इस पे तो काम कर ही रही हैं आप, औचक निरीक्षक के लिए जानी जाती हैं, औचक निरीक्षण करने जाती हैं और बहुत ही तीव्रता के साथ बाल संरक्षण पे और क्या काम हो सकता है उस पे लगातार आप काम कर रही हैं और वो हम आप सब लोग जानते हैं। इसके अलावा किस तरीके का शौक रखती है निवेदिता जी? खाली समय जब मिलता है तो किस तरीके का, मतलब बच्चों पे या किताबें या दोस्तों से बात करना, और किस तरीके का शौक है? या बचपन से क्या बनना चाह रही थी, उस दिशा में अभी भी? ये तो ना पूछे कि बचपन से क्या बनना चाह रही थी। हाँ, बचपन से तो मैं प्रोफेसर बनना चाहती थी। वो भी किया है आपने? हाँ, वैसे किया है। हाँ। पर एक स्थायी रूप से प्रोफेसर बनना। पढ़ाना चाहती थी? हाँ, पढ़ाया भी मैंने। अभी भी बच्चों के लिए ही काम कर रही हैं आप? हाँ, यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाती थी मैं, तो मैंने काफ़ी समय तक पढ़ाया और उसके पहले भी मैंने जीबाजी यूनिवर्सिटी में भी एज अ JRF SRF जब काम किया तो वहाँ पर भी बच्चों की क्लासेस ही लेती थी। तो मेरा तो शुरू से पढ़ाने का ही एम था कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके एक प्रोफेसर बनूं, पर ठीक है, जो भाग्य में लिखा है वो मिला। और उसके अलावा जो मेरा शौक है वो तो लिखने पढ़ने का है, आर्टिकल भी लिखती हूँ और दूसरा किताबें पढ़ने का बहुत शौक है मुझे। तो किताबें भी ऐसी लिखी भी है आपने किताब? अभी तो जीवा मैंने जी की जीवनी पे कुछ नहीं, लिखा अभी है मैंने आपने? एक ही किताब लिखी है। हाँ। रानी दुर्गावती रानी पर। दुर्गावती पे। हाँ, रण की रणचंडी रानी दुर्गावती, जी। तो वो किताब लिखी है। और कुछ ऐसी ही किताबें पढ़ने का शौक रखती हूँ जिससे मेरा खुद का कोई ज्ञानवर्धन हो। पत्रकारों से कैसे रिश्ते हैं? पत्रकारों पे कितना विश्वास है आपका? और पत्रकार जब पति ही हो तो कितना फायदा मिलता है काम में, किस तरीके? देखिए, एक पति के रूप में तो पूरा सहयोग है। हाँ। पर पत्रकार के रूप में मैं वास्तविकता में बताऊं, मैं उतना ही बताती हूँ जितना मुझे बताना नहीं, होता है। बातों में विश्वास तो होता होगा ना, नहीं, क्योंकि नहीं। पत्रकार जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और ब्रेकिंग भी करता है, कई बार बड़ी खबरें भी फोड़ता है। ये तो आपने आज बड़ा असमंजस में डाल दिया मुझे। नहीं, पत्रकार तो है, पर मैंने कहा ना, जितनी आपको खबर दूंगी सिर्फ उतनी ही उनको दूंगी, उससे ज्यादा मैं अपने ना विभाग की कोई खबर देती कि कोई बात का बतंगड़ ना बने। और जो अच्छा, बाहर पत्रकार बात का बतंगड़ बनाते हैं आपका? नहीं बनी सकती, देखिए भले ही छापे नहीं व्यक्ति, पर हम बातों बातों में, जैसे आपके अच्छे दोस्त हो वो, हम बातों बातों में कोई बात करें तो वो कभी कभी खबर छपती है सूत्रों के हवाले से, या वो कहते हैं कि बात बात में ऐसा कुछ कटाक्ष रूप में लिखा जाता है। तो इसीलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं अपने काम की तो थोड़ी सी गोपनीयता सभी से बना के रखती हूँ। राजनीति में कौन है आपका पसंदीदा, कि कौन है आपका रोल मॉडल, किसको आप अपना? आज है नहीं दुनिया में। सुषमा स्वराज। हाँ। देखिए, मैंने कैसे गेस किया, क्योंकि आपने ऐसे बोला। और इसके अलावा फिल्में देखना पसंद है आपको? हाँ, बहुत फिल्में देखती हूँ। बहुत। अभी लेटेस्ट कौन सी देखी आपने? लेटेस्ट अभी मैंने वो कर्तव्य देखी, सैफ अली खान की जो पिक्चर आई थी वो देखी है। और बाद बाकी सीरीज देखती हूँ, थोड़ा बच्चों से क्राइम से संबंधित सीरीज, उससे नए नए
आइडियाज थोड़े सामने आते हैं, ये भी पता पड़ता है कि क्राइम कैसे होता है, कैसे हो रहा है। और क्राइम को रोकने के लिए और क्या किया जा सकता है। मैं भी आपको एक फिल्म सजेस्ट करता हूँ, मर्दानी 2 देखिएगा। मर्दानी 3 देखिए देख ली, आपने 3? दोनों देख ली। उसमें भी बाल अपराध और इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया उस फिल्म में। और खाने में क्या पसंद करती हैं? कोई ज़्यादा शौक नहीं है खाने का। मतलब कुछ ऐसा कि बहुत फेवरेट हो आपका? नहीं, कुछ भी नहीं, जो सादा सिंपल खाना बिना लहसुन प्याज के मिले तो बहुत अच्छी बात है। और बाद बाकी कोई ऐसी खास पसंद नहीं है मेरी खाने में, खा लेती हूँ जो मिल जाता है। विस्तार न्यूज के इस मंच से आप जो भी दर्शक ये हमारा शो देख रहे हैं, उनके माता पिता या उन बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगी? क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, और कहीं ना कहीं बच्चों का उद्धार और मध्य प्रदेश एक सुरक्षित राज्य है, ये भरोसा उन्हें दिलाने के लिए उन्हें क्या करना होगा और आप किस तरीके का काम करने वाली हैं? आज अच्छा है आपने ये सवाल किया, और मैं चाहती भी हूँ और सबसे अपील करती हूँ, कानूनों के बारे में माता पिता जानकारी रखें और संस्कारों की शिक्षा अपने बच्चों को दें। कानून की जानकारी जितनी ज़्यादा आपको होगी, उतना बच्चा कभी प्रताड़ित होगा तो उसको न्याय पाने में आसानी होगी। और पर बच्चों को आप संस्कार देने का काम करें, क्योंकि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरीके से क्राइम बढ़ता रहेगा तो इसको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। तो इन बच्चों को हमको ही संभाल के रखना है। तो जितनी नैतिकता सिखा सकते हैं, जितना संस्कार सिखा सकते हैं, जितनी संवेदनशीलता उनके अंदर जागृत कर सकते हैं वो करें। और हम सब लोग ये कानून का ज्ञान करें कि किस कानून का उपयोग कैसे करना है। दुरुपयोग की बात नहीं करती हूँ मैं, उपयोग की बात करती हूँ। आप उपयोग की बात करिए, आवाज उठाइए, आवाज को दबाइए नहीं। बच्चा अगर आपसे कुछ कह रहा है उसकी बात पे विश्वास कीजिए, और किसी भी तरीके का बच्चे को न्याय के लिए कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। शिकायत करने के बाद में शिकायत वापस ले लेना, ये बड़ा गलत बात है। बच्चे के अंदर से माता पिता के प्रति विश्वास खत्म हो जाता है, जिसके कारण आगे जाके वो जो रूप होते हैं ना क्राइम के, वो बड़े भयावह रूप ले लेते हैं। यही वजह है कि आज जो अवयस्क बच्चे हैं वो भी सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, नए नए तरीके देख रहे हैं। लेकिन बहुत ही बेबाकी से आपने बातचीत की, और आपकी बताई हुई बातें बहुत काम भी आने वाली हैं। और मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि आपके जैसे विचार हैं वैसे ही वो धरातल पर उतरें, सरकारें भी इसमें आपका सहयोग करें। और मेरी उन सारे लोगों से अपील भी है जो आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि अपने बच्चों पर विश्वास करें, कानून को जानें, संस्कारों को समझें और उन पर विश्वास करें, उन्हें अपना बनाएं, मित्र बनाएं। ऐसा कहा भी जाता है। और ऐसे में होता क्या है कि बच्चा आपसे अपने मन की बात कह लेता है, और हो सकता है कि वो कोई बड़ा कदम उठा रहा हो, लेकिन जब आप उसकी बात शांति से सुनते हैं और उसके हो जाते हैं तो दोस्त समझ के आपसे सारी बातें शेयर करता है, और वो बच्चा आपके हाथ से निकलने से बच जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थी डॉक्टर निवेदिता शर्मा जी, जो कि बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं, और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात कही। और बाल संरक्षण को बचाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को बच्चों के लिए सबसे व्यवस्थित राज्य बनाने के लिए लगातार ये काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।